बनने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी सदर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। इसी पर मजीद बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शौकत पराचा साहब, जिस तरह से ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि दोनों जमातें फाइनली अनाउंस करेंगी कि उनके नंबर और स्ट्रेंथ पूरी हो गई है, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है। अलबत्ता उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अभी भी इब्हाम बाकी है, लेकिन नंबर्स के हवाले से सूरत हाल क्लियर है। क्या कहेंगे? देखें, 12 दिन के बाद आज 13वां दिन है इलेक्शन होने के। नंबर तो पहले दिन आ गए थे, यानी 79-80 मुस्लिम लीग नून के, 54 पीपल्स पार्टी के। तो अगर 265 में ये नंबर डाला जाए तो फिर ये 133-34 बनते हैं, यानी सिंपल मेजॉरिटी दोनों पार्टियों के पास इस तरह से मुश्तरका थी। फिर एमकेएम भी इनके साथ है, और भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 2 सीटें हैं, काफ लीग की 3 सीटें हैं। तो अक्सरियत तो पहले दिन से ही नंबर जो आज बता रहे हैं पूरे हो गए हैं। मसला ये था कि कौन क्या ले रहा है, और सदर वाला भी पहले दिन क्लियर था जब इन इत्तेहादियों की मुलाकात हुई थी। वजीर आजम वाला भी मामला क्लियर था। तो पहली बात तो यह है कि फिर ये इतना टाइम क्यों लगा? क्या पीपल्स पार्टी कुछ ऐसी चीजें मांग रही थी जो नून लीग नहीं दे सकती थी, या नून लीग फिर कुछ और चाह रही थी कि पीपल्स पार्टी भी वजारतों में आए? आज तो मियां शहबाज शरीफ साहब जो अब वजीर आजम बन रहे हैं, उन्होंने एक और एंगल से यही बात कर दी कि पीपल्स पार्टी ने काबीना में किसी चीज का तकाजा ही नहीं किया। हालांकि वो पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। नून लीग के अंदर दबे लफ्जों में ये शिकायत आती रही कि चूंकि ज़ाहिर मसाइल हैं, IMF के साथ एग्रीमेंट होगा और चीजें महंगी होंगी, तो नून लीग ये समझती रही कि जितना बर्डन आएगा वो सारा बोझ उसको उठाना पड़ेगा। उनकी कोशिश थी कि पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाए, लेकिन समहाउ पीपल्स पार्टी गवर्नर भी ले गई 2-3, पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट भी ले गई, पीपल्स पार्टी सदर भी ले गई। पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं आएगी। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह ताली बजाई, हालांकि वो ताली नहीं बजाया करते, जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी मियां शहबाज शरीफ का, जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाम लिया वो वजीर आजम होंगे, तो आसिफ जरदारी साहब ने जबरदस्त ताली बजाई। And he was the only one applauding. जी, उन्होंने अपलॉड किया। अब इसका एक और भी सिनेरियो है। पाकिस्तान में असेंबलियां अनसर्टन रहती हैं, और बड़े तबसरा निगार सीनियर एनालिस्ट भी कह रहे हैं बार बार कि शायद जो जिस तरह से ये कॉम्पोजिशन है, या 100 के करीब PTI के एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, तो असेंबली या हुकूमत कब तक चले। लेकिन जब वो सदर बन जाएंगे तो सदर तो फिर 5 साल वो रहेंगे, ना नंबर इम्पीचमेंट के कभी पूरे हों और ना सदर को निकाला जा सके। तो इस लिहाज से जो सबसे महफूज सीट है सो फार पाकिस्तान में रही है, वो सदर मुमलिकत का ओहदा है, यानी 18 महीने 16 महीने। और ऐसे में सेनेट की चेयर भी अपने पास होना बहुत अहम है पीपल्स पार्टी के लिए, नोइंग के जो सेनेट चेयर जो भी चेयरमैन होते हैं वो एक्टिंग सदर भी होते हैं इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली। तो 3 साल जो चेयरमैन सेनेट बनेंगे और वो भी आराम से रहेंगे। सदर मुमलिकत खुद जरदारी साहब 5 साल उधर रहेंगे। फिर पंजाब का अगर गवर्नर वाकई ले जाते हैं, बलूचिस्तान में भी अगर हुकूमत बना जाते हैं, तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी 5 उंगलियां घी में है। हाँ, जिम्मेदारी भी कोई नहीं है। आने वाले वक्त में ये भी इल्जाम नहीं होगा कि आपकी हुकूमत ने महंगाई की, आपकी हुकूमत ने लोगों पर बोझ डाला, और मजे से जितनी देर रहेंगे हुकूमत में, हुकूमत के मजे भी करेंगे, बजाय इनके वोट्स के बगैर तो बजट पास नहीं हो सकेगा। लिहाजा जो फाइनेंशियल पॉलिसी बनेगी, कानून साजी जो करना पड़ेगी, वो पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर होगा नहीं। वोट भी देंगे, अपनी मर्जी से बजट भी बनवाएंगे, और डिस्क्रेडिट जो होगा वो नून लीग के खाते में जाएगा। इट इज बिकॉज तारिक चौधरी साहब आपको गुफ्तगू में शामिल कर रहे हैं, जो आपने हमारी कॉन्वर्सेशन सुन ही ली होगी कि जिस तरफ ये जा रही है, इसकी वजह ये है कि नून लीग के पास क्या ऑप्शन मौजूद नहीं था। PP वॉज द ओनली विन नून लीग के पास हुकूमत बनाने के लिए जो मौजूद था, और उनको सुनना ही थी PP की। देखिए, इस वक्त जितनी जमातें या जो आज़ाद ग्रुप सबसे बड़ा PTI की हमारी रियासत था,
उसकी जो न्यूमेरिकल अगर डिवीजन देखें जो मौजूदा पार्लियामेंट बन के आई है, जिसका भी हल्फ होना है 29 तारीख को, उसमें ये तो तय था कि जिसने भी हुकूमत बनानी है उसने 2 बड़े फ्री कैन को अपने साथ शामिल करना है। अब फ्री कैन 3 थे, एक पीपल्स पार्टी, एक मुस्लिम लीग नून और एक वो आज़ाद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे सियासत थे। अब जिसने भी हुकूमत बनानी थी उसने पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून में से किसी एक को साथ लेता, तभी वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पूरी होती। तो ये तो बिल्कुल सीधी सीधी कैलकुलेशन की बात है। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती तो उसको भी मुस्लिम लीग नून और या उन आज़ाद की हमारे हासिल करनी पड़नी थी जो असम्बली में मौजूद हैं। अब चूंकि मुस्लिम लीग नून के वोट ज्यादा हैं पीपल्स पार्टी से, तो एक डेमोक्रेटिक बात यह है कि जिसके वोट ज्यादा होंगे वही कोशिश करेगा दूसरों को अपने साथ मिलाने की। तो पीपल्स पार्टी ने मिलाया मुस्लिम लीग नून को, मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिलाया। लेकिन ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें कोई नई बात इसलिए नहीं है कि यही प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से 1 हफ्ता पहले जब शुजात की रहायशगाह पर इस टाइम से 1 घंटा पहले हुई थी। और ये सारी लेकिन उस वक्त हम सेनेट की चेयर के लिए श्योर नहीं थे। सदर साहब के लिए तो जरदारी साहब का नाम बहुत आ गया था पहले ही प्रेसिडेंसी के लिए, बट वी weren't sure कि who is going to chair the Senate and that was an important question, क्योंकि नून लीग यही बात सामने आ रही है कि नून लीग ये कह रही थी कि भाई या तो आप प्रेसिडेंसी ले लें या आप सेनेट की चेयरमैनशिप ले लें। जी मैं ये कह रहा था कि उस दिन भी ये बातें तो सामने आ गई थी कि सारे आईनी ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ 4-5 दिन मुज़ाकरात किए और 4-5 दिन मुज़ाकरात के बाद एक ओहदा यानी सेनेट की चेयरमैनशिप को छोड़ दिया और उसकी बजाय तो उन्होंने 2 सूबों की हुकूमत यानी बलूचिस्तान की हुकूमत और सिंध की हुकूमत उनके पास रहेगी और पंजाब और मरकज मुस्लिम लीग नून के पास रहेगा और जो चेयरमैन सेनेट की सीट है वो आ जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के पास और जो स्पीकरशिप है वो भी हमारी सलाह के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स मुस्लिम लीग नून के पास ही रहेगी। अब जो डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी चेयरमैन है, वो यकीनी तौर पर मुस्लिम जो बाकी सारी जमातें हैं वो काफ लीग हो सकती है, वो MKM हो सकती है, वो JUI हो सकती है, उनके पास भी जाएंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चूंकि बिलावल साहब ने एक बड़ा हार्ड स्टैंड ले लिया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, तो लिहाजा फौरी तौर पर तो ये मुमकिन नहीं था कि बिलावल साहब अपनी बात वापस लेते। लेकिन आने वाले दिनों में महीने 2 महीने बाद 4 महीने बाद मेरा ख्याल ये है एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी काबीना में भी आएगी। और ये भी हमारी सलाह है, मेरी सलाह जरूर है कम अज कम कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी का कहना है कि मुस्लिम लीग उन्होंने स्पेस दे और वो स्पेस जो है किसी बड़े ओहदे की शक्ल में हो सकती है। गवर्नरशिप तो खैर उनके पास जानी है, डिप्टी स्पीकर भी हो सकती है पंजाब असेंबली की और पंजाब असेंबली में कुछ वज़ार से भी हो सकती हैं। तो ये सारी बातें जो है मेरे ख्याल वक्त के साथ साथ। अच्छा तारिक चौधरी साहब, ये फॉर्मूलाज तो जाहिर है आप बता रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से गर्दिश कर रहे थे और ज़बान ज़द-ए-आम थे कि क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी आईनी ओहदों समेत और काबीना के अलावा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून ने क्या गेन किया है, क्योंकि उनका तो बयानिया जिस तरह से था और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी जिस तरह वापस लाया गया और चौथी बार वज़ीर आज़म उन्हें बनाने की सारी तको-दौ हो रही थी, लेकिन इस सूरत हाल के बाद तो ऐसा लग रहा है कि नून लीग बैकफुट पे चली जाएगी। गो के हुकूमत में तो होगी, प्राइम मिनिस्टर उनका होगा, लेकिन सारा ब्लेम भी उन्हीं की तरफ जाएगा। आप किस तरह देख रहे हैं? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। ये जो इस वक्त मौजूदा हमारे माशी हालात हैं और जो जिस तरह की आने वाले दिनों में बिजली, गैस और दीगर सब्सिडी खत्म करनी पड़ेंगी, जिस तरह से IMF के साथ वादा करना है, एक भारी रकम पाकिस्तान ने किस्तों के तौर पर अदा करनी है, तो बहुत भारी पत्थर है जो मुस्लिम लीग नून ने उठाया है, जिसे कहते हैं कि आपने बाकायदा एक कड़वी गोली निगली है मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाने के लिए। अब वो कड़वी गोली निकलने के बाद वो कैसा परफॉर्म कर पाएगी और अगर कोई बेहतर परफॉर्म ना कर पाई उसका सियासी फ्यूचर क्या होगा, इसमें बड़े सवालिया निशानात हैं और बड़ी तादाद है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर मुस्लिम लीग नून के डाई हार्ट सपोर्टर जो है, जिन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, वो भी मुस्लिम लीग नून को एडवाइस कर रहे थे कि आप पंजाब में हुकूमत बनाएं, आप किसी और सूबे में हुकूमत बनाएं, मरकज की हुकूमत ना लें। तो बहुत बड़ा जो खेला है मुस्लिम लीग नून ने सियासी तौर पर ये। और गिवन तारिक चौधरी साहब के आइंदा आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए माशी तौर पे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल फैसले करने हैं। ऐसे में जब मुस्लिम लीग नून की एक बार फिर से हुकूमत होगी, प्राइम मिनिस्टर उनका होगा यानी शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, तो पिछले जो 16-17 माह PDM की हुकूमत के थे उसमें जो महंगाई की वजह से लोगों का बुरा हाल हुआ, उसी की कंटिन्यूटी नजर आएगी और मुस्लिम लीग नून ही ब्लेम ले रही होगी। देखिए जिस तरह ये मौजूदा हुकूमत जो बनेगी अगले हफ्ते 1-2 हफ्तों के अंदर बन जाएगी,
इस तरह वो हुकूमत जो है PDM 2 होगी। इस तरह जो महंगाई और दीगर पॉलिसियाँ थी उसका भी तसलसल चलता रहेगा। लेकिन एक बात उसमें जरूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़े बड़े आईनी ओहदे लेकर कल को ये नहीं कह सकेगी कि वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं है। ये उनकी खाम ख्याली है। लेकिन तारिक चौधरी साहब, हमने देखा कि इलेक्शन की जो मुहिम चली उसमें पीपल्स पार्टी तो अपने आप को उन सारी जिम्मेदारियों से दूर रखती हुई नजर आई। बिलावल का पूरा बयानिया ही ये था कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत कर रही थी। मुनीसे जहांगीर ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। मुनीसे, इस तरह की सिचुएशन में आप क्या समझेंगी कि नून लीग ने गेन किया है या लूज किया है? क्योंकि PMLN का जो बयानिया था कि हम चौथी बार नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे और मुल्क एक बार फिर तरक्की की राह पे गामजन होगा, वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी मुनीसे। गालिबन मुनीसे को हमारी आवाज नहीं आ रही है। पराठा साहब, आपकी जानिब आ जाते हैं। अवैस का क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा। ऑब्वियसली ये नून लीग के अपने हलकों में भी बहुत ज्यादा बात होगी और मेरे ख्याल में ये उनके वोटर के लिए भी बहुत बड़ा सवाल होगा जिसने नून लीग को वोट किया है, जहां कहीं भी नून लीग ने सीट हासिल की है। इज इट गोइंग टू हॉन्ट देम लेटर जब हुकूमत बन जाती है या नहीं? नहीं, देखे ना, हुकूमत तो बनानी है ना। हुकूमत के बगैर तो चारा कार नहीं है। और ये भी नहीं हो सकता कि इन इलेक्शन को सारी जमातें कालादम करार देकर कहें कि इलेक्शन दोबारा कराए जाए। अब PTI ने जो स्टैंस लिया वो ये था कि ना वो नून लीग से बात करेगी ना वो पीपल्स पार्टी से बात करेगी। तो ऑब्वियसली ये दो जमातें थीं जिन्होंने अलायंस करके हुकूमत बनाना थी। और PTI को ये भी इल्म था कि ना नून लीग उनके साथ बैठती है ना पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठती है। उनको भी ये यकीन था कि उनके जो इत्तेहादी हैं छोटे मोटे, उनसे उनको साथ मिलाकर वो नंबर्स पूरा नहीं कर सकते थे। तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए उन्होंने पहले से कह दिया कि हम तो किसी के साथ नहीं बैठेंगे। अब ये हुकूमत इन्हीं की मजबूरी है, दोनों की, इन्होंने बनाना थी हुकूमत। और चूंकि नून लीग लीड कर रही है, प्राइम मिनिस्टर उनका बन रहा है, कैबिनेट उनकी बन रही है, तो पीपल्स पार्टी के ये जो डिमांड थी वो उनको मानना थे और वो उन्होंने मान लिए। पीपल्स पार्टी तो चारों सूबों के गवर्नर मांग रही थी। जो इनिशियल बातचीत चल रही थी, आज शाम ही मेरे अपने शो में डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब आए थे, तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था कि पीपल्स पार्टी चारों गवर्नरशिप मांग रही है, कौमी असेंबली का स्पीकर भी मांग ली और सेनेट चेयरमैन भी मांग ली है। तो सम और नून लीग ने स्पीकर कौमी असेंबली का अपने पास रख लिया और दो सूबों के गवर्नर भी अपने। लेकिन प्राचा साहब, जाहिर है मखलूत हुकूमत बनेगी तो जो आपके एलायंस होंगे वो तो डिमांड्स करेंगे ना। पीपल्स पार्टी की डिमांड्स को जाहिर है उस तरह से हम नहीं देख रहे। हम तो बात कर रहे हैं कि नून लीग का जो बयानिया था कि हम अपने वजीर आजम को बनाएंगे नवाज शरीफ साहब को, अब चूंकि नून लीग की अक्सरियत भी है और उनका वजीर आजम भी बनने जा रहा है, इसी तनाजुर में अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ क्यों वजीर आजम है? वजीर आजम नवाज शरीफ क्यों नहीं बन सकते? ये खैर इलेक्शन से पहले की बातें हैं और उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि अगर नून लीग के पास अक्सरियत हुई तो मियां शहबाज शरीफ नहीं बनेंगे, मियां नवाज शरीफ बनेंगे। अगर नून लीग को कोई इस तरह की एलाइड गवर्नमेंट बनाना पड़ी तो फिर किसी सूरत भी मियां नवाज शरीफ नहीं बनेंगे, मियां शहबाज। और थोड़ा पीछे चले जाएं तो शौकत पराचा साहब, हम सबको पता है कि PDM की हुकूमत के लिए भी वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर शहबाज शरीफ रिकमेंडेशन नहीं थी नवाज शरीफ साहब की। सिटिंग इन लंदन ही मेंशन्ड दैट ही अपोज्ड इट, कि जिम्मेदारी जो है वो नून लीग पर आई और मेरे ख्याल में उसका खमियाजा उन्होंने भुगता भी इलेक्शन के दिनों में, जो उनका वोटर डाउन गया है। तो मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट ही स्टूड बाय हिज डिसीजन, जो PDM से पहले भी उन्होंने किया था। बट रियल क्वेश्चन इज, आपको याद होगा कि जब बनने जा रही थी हुकूमत, यानी क्या ये बातें हो रही थी कि कौन कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, क्या होगा, सबसे पहले जरदारी साहब ने कहा था कि वजीर आजम की कुर्सी हमारी होगी एंड आई वांट बिलावल भुट्टो टू सिट देयर। बट नून लीग सेड कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारा मैंडेट है। तो क्या वो सिचुएशन टर्न कर सकता था? हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इफ एट दैट वेरी पॉइंट पीपल्स पार्टी वाज गिवन प्राइम मिनिस्टर सीट, तो क्या सिचुएशन चेंज हो सकती थी? बिकॉज फिर बाकी चीजें उनके हाथ में आ सकती थी, मे बी सदारत, मे बी सेनेट की चेयर नून लीग के पास आ सकती थी। थिंग्स वुड हैव बीन, अभी हम बात करें ना कि उनके लिए विन विन है,
पीपी के लिए विन विन है, तो ये विन विन नून लीग ने खुद लेट गो किया ना, वजीर आजम की कुर्सी उनको चाहिए ही चाहिए थी। देखें, मतलब टोटल नून लीग भी लूजर नहीं है, ना मियां नवाज शरीफ लूजर हैं। देखें ना, पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप जो मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की वजारत उज़्मा से भी अहम है, पंजाब की वजारत आला, तो वो तो मियां नवाज शरीफ ने रख ली अपनी बेटी के लिए। तो उनके लिए सबसे बड़ा जो कंसोलमेंट है वो मरियम नवाज शरीफ का पंजाब का वजीर आला बनना है। अब रही बात के यहाँ पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टरशिप रखने, ये बड़ी अजीब सी बात है शौकत पराजा साहब। आप ये बात करें तो फिर इकोनॉमी को कौन देख रहे हैं? मतलब हाउ कैन अ सीट सेटिस्फाई नवाज शरीफ साहब व्हेन 3 times प्राइम मिनिस्टर टॉक अबाउट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? मैं बता रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ जब भी वजीर आजम बने हैं, 90 में बने, वो 97 में बने, फिर वो 2013 में बने, उनके पास 2/3 मेजॉरिटी हुआ करती थी। और ये इलेक्शन के पहले से ही सेटलमेंट है, मैं आपको बार बार जो कह रहा हूँ, जो हम सुना करते थे इधर, कि अगर मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिली, मेजॉरिटी हुई उनकी अपनी पार्टी की, तो मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। अगर अपनी पार्टी की मेजॉरिटी ना हुई, इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ी, तो फिर मियां शहबाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे, मियां नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे। ये इलेक्शन के पहले से तय शुदा था, इलेक्शन होने से पहले से, क्योंकि रिजल्ट आया जिसमें मुस्लिम लीग की अक्सरियत नहीं है। दूसरी बात यह है कि वाई पीपल्स पार्टी इज नॉट इन द प्राइम मिनिस्टरशिप, इसलिए सादा जवाब है कि चूंकि MNAs की तादाद मुस्लिम लीग नून की ज्यादा है, तो लिहाजा पहला राइट जो है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट दैट लाइज विद द PMLN, वो उनको मिल गया। पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं बैठ रही सो फार, कल का मुझे नहीं पता क्या हो जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी जो 16 महीने के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी अपने इंतखाबी मुहिम में जलसों में भी कहते रहे कि फाइनेंस वाली सारी मिनिस्ट्रीज थी नून के पास, फाइनेंस ही वो पेट्रोलियम प्राइस बढ़ानी है, नीचे करनी है, दूसरी चीजों पे जो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है नेसेसरली, ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं है जो पीपल्स पार्टी ले रही है। दीज पोस्ट है नथिंग, गवर्नर की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और 18वीं आईनी ओहदे जी आईनी ओहदे हैं। 18वीं तरमीम के बाद प्रेसिडेंसी के पास भी कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। अभी 20 महीने हो गए, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर ममलिकत हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। जो गवर्नमेंट, लेकिन सर उस सीट को एंजॉय तो करेंगे ना, सदर ममलिकत होंगे 5 साल के लिए, तो वो प्रोटोकॉल होगा, ऐवान सदर में जाके रहेंगे। इसी तरह गवर्नर्स उनके होंगे, बड़े बड़े गवर्नर हाउसेस पाकिस्तान में आप जानते हैं, आप गए हैं, तो वो तो एंजॉय करेंगे ना पूरे 5 साल। भले अवाम का भरकस निकल जाए, कुछ भी होता रहे, मुल्क कैसे भी चलता रहे, मईशत की समत कुछ भी हो, और उनके ऊपर ब्लेम भी नहीं आएगा। देखिए, सदर ममलिकत सिर्फ इंजॉय करने के लिए नहीं रहते। सदर का एक हेड ऑफ फेडरेशन है, एक सिंबल है। जहाँ आसिफ अली जरदारी जब सदर पाकिस्तान थे, पावर जब उन्होंने 18वीं तरमीम के जरिए पार्लियामेंट को दे दी थी, तो फिर भी सदर जरदारी का अपना एक वजन था। तो लिहाजा किसी पर्सनैलिटी का समटाइम इतना पॉलिटिकल वेट होता है, जिसकी वजह से कोई न कोई असर्शन होती रहती है। और फिर इस कोalition को चलाना, साथ लेकर चलना, मत भूलिए कि MKM भी इस कोalition में है, और MKM ने आइन में तरामीम, मैं सिर्फ MKM की अभी बात करना चाह रहा हूँ, आइन MKM का मुतालबा रहा है कि आइन में तरमीम की जाए और उससे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए। क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में रहते हुए MKM की वो शराइत पूरी कर सकती हैं? हरगिज़ नहीं हो सकता। और उसमें गवर्नर या सदर ममलिकत का रोल बड़ा रहेगा इस कोalition को साथ लेकर आगे चलने में। लिहाजा सिर्फ वो ऐवान सदर में एंजॉय नहीं करना, बल्कि ऐसे बहुत से मामलात होंगे, सेरेमोनियल मामलात है ना, फिर भी सेरेमोनियल मामलात ही रहेंगे। एग्जीक्यूटिव तो जाहिर है फिर भी दूसरी हुकूमत ही होती है। आप हमारे साथ रहिए शौकत पराचा। सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम शेख, आप बताइए कि इस पूरी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं, और नून लीग के हलकों के अंदर
इस वक्त क्या चहमगोइयां चल रही हैं? क्योंकि पूरा इलेक्शन का बयानिया हमने देखा कि नवाज शरीफ की आमद और फिर उन्हें चौथी बार वजीर आजम बनाना, मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाना, वो तो चलें एक बात समझ आ रही है, होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त नून लीग के अंदर क्या हलचल मची हुई है? नवाज शरीफ साहब का जो कैंप था वो हमें गायब नजर आ रहा है, शहबाज शरीफ साहब का जो कैंप है वो हमें बहुत ज्यादा फॉरवर्ड नजर आ रहा है। ये इसको इस तरह नहीं कहा जा सकता कि नवाज शरीफ का कैंप जो है वो खत्म हो गया है और शहबाज शरीफ का कैंप जो है वो हावी हो गया है। ये जो है सियासत है और सियासत में इस तरह होता है, और ये बात पहले से तय थी कि अगर सिंपल मेजोरिटी ना मिली तो मुस्लिम लीग नून के जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो वजीर आजम नहीं बनेंगे और शहबाज शरीफ जो है वो फिर वजीर आजम बनेंगे। बल्कि इलेक्शन डे पर भी जो है जब नवाज शरीफ साहब से ये सवाल पूछा गया था कि अगर मखलूत हुकूमत बनी तो फिर क्या बनेगा, तो उन्होंने इस हवाले से ये कहा था कि खुदा का नाम लें कि मखलूत हुकूमत ना बने। लेकिन क्योंकि फिर वो सीटें उस तरह नहीं मिल सकें तो अब ये पहले से तयशुदा था। और ये आज का जो एक्शन हुआ है जिस पर जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उससे जो मुल्क के लिए जो इबाहम था, सियासी इबाहम था, वो खत्म होगा। और इससे जो आने वाले दिन जो है और सियासी फॉर्मेशन की तरफ चले जाएंगे हम, और ये बहुत अच्छी बात भी होगी। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन रियल क्वेश्चन है कि जब हमने कैंपेनिंग देखी थी नून लीग की, तो कैंपेनिंग थी मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, ऑल्दो शहबाज शरीफ साहब भी थे, हमजा शहबाज को भी हमने कैंपेनिंग में देखा। लेकिन जो स्क्रीन कैप्चर हुए, जो उस वक्त सारी रौनक लगी, वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब की वापसी की थी। क्या वोटर इससे डिसअपॉइंट हुआ होगा? क्योंकि वोटर जाहिर है एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मियां नवाज के लिए आया है और वोट कर रहा है और वो उन्हीं के नाम पर वोट कर रहा है। हमने जो इतनी बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन की उस पर भी हमने यही समझी ये सारी बात कि जो वोट रिजल्ट्स आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वोटर मियां नवाज शरीफ को वोट देना चाहता था, और वही नजर भी आया कहीं ना कहीं। हिस्टोरिकली भी यही चीज प्रूवन है कि वोटर जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उन्हीं का वोटर है। तो क्वेश्चन इज कि वोटर के लिए डिसअपॉइंटिंग नहीं है ये डिसीजन? जाहिर है देखा है हमने पास्ट में कि मियां नवाज साहब अक्सरियत के साथ ही हुकूमत बनाने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बट फिर भी वोटर का क्या? जी देखिए, हकीकत तो यही है कि वोटर जो है वो मुस्लिम लीग नून में वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। लेकिन बात यह है कि जमीनी हकायक भी तो सामने रखते हैं, और जमीनी हकायक यही थे कि ये पहले से तयशुदा था कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसी वक्त वजीर आज़म बनेंगे जब उनको सिंपल मेजोरिटी मिलेगी और वो फिर ऐवान को बेहतर तरीके से चला सकेंगे। मखलूत हुकूमत अगर आनी थी तो उसमें ये पहले से तय नहीं था। और देखें, अगर आप बयानिए की बात करते हैं तो बयानिए में जो है इलेक्शन से पहले बयानिया कुछ और होता है और जब हुकूमत बनानी होती है तो उसका बयानिया कुछ और होता है। इसी तरह तो देखें, आसिफ अली बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इंतखाबात से कबल जो है अपना बयानिया मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बनाते रहे हैं और मुस्लिम लीग नून को जो है हस्बे तनकीद बनाया और कहा कि हमने इनके साथ बिल्कुल नहीं बैठना, हम जो है इवन के बिलावल भुट्टो तो ये भी कह चुके हैं कि हम मखलूत हुकूमत नहीं बनाएंगे, किसी के साथ मखलूत हुकूमत में नहीं जाएंगे। फिर अब जाहिर है चीजें डिफरेंट नजर आ रही हैं, बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही हैं। और सियासत का यही हुस्न है कि आपने जो है वो अपने दरवाजे बंद नहीं करने होते और सियासत में जो है वो, लेकिन जिस तरह की कैंपेनिंग सलीम शेख की थी बिलावल भुट्टो ने, वो लग ऐसा ही रहा था कि वो दरवाजे बंद करने वाली कैंपेनिंग कर रहे हैं। उस वक्त जो तनकीद थे उनकी, एक तो वो, और दूसरा उन्होंने क्लियरली बोला कि पीडीएम की हुकूमत जिसको लीड कर रही थी नून लीग, उन्होंने आईएमएफ की जो शराइत है उन्हें पूरा भी नहीं किया, और यही एक वजह है कि हमारी इकोनॉमी नीचे की जानिब गई। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है उस इत्तेहाद को जो पहले बना था उसको, एंड येट अगेन दे आर गोइंग टू गो फॉर अनदर इत्तेहाद। देखिए, इत्तेहाद सियासत में बनते रहते हैं और सियासत का हुस्न भी यही है कि अगर इत्तेहाद ना हो। देखें, अगर आज इस चीज़ को देख लिया जाए कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में बैठकर हुकूमत साजी के अमल में ना जाती तो इसका मतलब है कि फिर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो हुकूमत बनाए। पीटीआई को देख लें, पीटीआई जो है वो पहले ही कह चुकी है कि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर नहीं बैठेगी और हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। तो लिहाजा तीन बड़ी पार्टियां और तीनों पार्टियां अगर अलग अलग हो जाए तो कोई भी पार्टी अगर हुकूमत ना बनाए तो इसका मतलब है कि फिर दोबारा से इंतखाबात में जाना पड़ना है। तो लिहाजा असल बात ठीक है। सलीम साहब हमारे साथ मौजूद रहिए, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी और शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि जमहूरी अमल के अंदर कितनी ज़्यादा शफाफियत रही है?
क्योंकि देखा यह गया है कि जो अक्सरियती पार्टी थी, चाहे वो आज़ाद हैसियत में ही क्यों ना हो, उसूली तौर पर या जमहूरी तकाजा भी यही है कि उन्हें हुकूमत बनाने का कहा जाता या उनको मौका दिया जाता। तो इस पूरी प्रैक्टिस के अंदर जो अभी हुई है, एक नंबर्स गेम की बात हम कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी है और अब मुमकिन तौर पर शायद वो हुकूमत बना भी लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो जमहूरियत की रूह है, क्या वो मजरू नहीं हुई है इस पूरी सूरत हाल में? अगर तो ये दोनों जमातें आगे बढ़कर पीटीआई का रास्ता रोक देती हैं और उसको हुकूमत न बनाने देती, फिर तो आपकी बात दुरुस्त होती। अब हमारा जो पार्लियामानी फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें जिसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट, जो जिसके पास शख्सियत होती है हुकूमत बनाने में, उसके पास इस बात का हक होता है कि हुकूमत बनाए। और आपको याद होगा कि गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी शुजात की घर पे हुई थी, वहाँ भी शहबाज साहब ने कहा कि अगर पीटीआई के पास अपनी अक्सरियत है तो वो जरूर हुकूमत बनाए और साबित करे। आज फिर उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई के पास स्ट्रेंथ है तो वो हुकूमत बनाए और वो हमें से कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन पीटीआई खुद विड्रा किया। पीटीआई के जो मौजूदा चेयरमैन है गौहर साहब, उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला किया है और बानी चेयरमैन साहब ने हमें जेल से पैगाम दिया है कि हमने मरकज में और दीगर सूबों में हुकूमत नहीं बनानी, बल्कि हमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनानी है। तो अगर पीटीआई खुद हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है और खुद उसके पास भी अक्सरियत नहीं है और उसने कोशिश की पीपल्स पार्टी के साथ बात करने की, लेकिन चौधरी साहब वो साथ साथ ये भी इल्जाम भी आयद कर रहे हैं ना कि इलेक्शन को मैनेज किया गया है, उनका मैंडेट चोरी किया गया है और शायद इसीलिए वो उमर अयूब को कंटेस्ट भी करवा रहे हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। देखिए, ये तो 2002 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 90 सीटें थी तब भी कंटेस्ट किया था उन्होंने, जब मुशर्रफ साहब ने हुकूमत बनाई थी। जब 2008 में मुस्लिम लीग काफ के पास कम वोट थे। ये तो हमेशा मुकाबले के लिए कैंडिडेट पुट किया जाता है। जहाँ तक इल्जाम का ताल्लुक है तो इल्जाम तो 2018 में भी था, 2013 में भी था, नहीं, लेकिन प्रीवियसली अगर हम 2018 की बात करें तो इस तरह से जो धांधली के इल्जामात लगे हैं और जो शवाहिद मुबैना तौर पे सामने आए हैं, जो सरकारी अफसरान के बयानात सामने आए हैं, इनफैक्ट अगर उसे एतराफ कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये इससे पहले तो कभी नहीं देखा गया। देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजिम ने एतराफ किया है, लेकिन उस सरकारी मुलाजिम के एतराफात का कोई रमन भी तो करना है ना उसको किसी फोरम पे। उसके इलेक्शन कमीशन उस पर तहकीकात कर रहा है और कल उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो पता चलेगा कि उस सरकारी मुलाजिम के जो एतराफात हैं वो एतराफात। लेकिन तारिक चौधरी साहब, आप चूंकि पाकिस्तान की सियासत को बहुत अरसे से कवर करते आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जिसने इलेक्शन कराया है क्या वही इन्वेस्टिगेट करने के काबिल होगा कि क्या उन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली करवाई है या नहीं? क्योंकि इल्जामात तो उन पे खुद ही लग रहे हैं, अब वही इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। देखिए, इसके अलावा तो फिर कोई और फॉरम मौजूद नहीं है ना। यूनाइटेड नेशन से तो इसकी तहकीकात नहीं कराई जा सकती। पाकिस्तान की अदालत करेगी, पाकिस्तान की हाई कोर्ट करेगी। और पीटीआई की जानिब से जिस तरह से जुडिशल कमीशन का कहा जा रहा है, क्या वो कोई मुनासिब तजवीज नहीं है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की नताइज से अगर आप मुतमईन न हुए और आप उसकी तहकीकात से मुतमईन न हो, फिर आपके पास हक है, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, आप हाई कोर्ट में चले जाएं। वैसे भी कल सुबह, बल्कि आज सुबह जब हम उठेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी तहकीकात हो रही होगी, इसमें उसकी हियरिंग हो रही होगी। गुज़श्ता तारीख पे एक साहब आए थे जिन्होंने कहा कि इलेक्शन के नताइज जो हैं वो चूंकि ठीक नहीं है तो उस पर जो है वो नोटिस दिया जाए, और वो साहब खुद गायब हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि कल यानी बरोज बुध उनको बाकायदा पकड़ के लाया जाए, उनको पेश किया जाए और पूछा जाए कि उनके पास क्या क्या सबूत है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठी हुई है, हाई कोर्ट बैठी हुई है, इलेक्शन कमीशन तहकीकात कर रहा है। तो तहकीकात पाकिस्तान के लेजिटिमेट अदारे ने करने हैं, आईनी इदारों ने करने हैं। जाहिर है सीडीए ने या केडीए ने या ठीक है, तो पीटीआई के पास राइट रिजर्व्ड हैं और दे हैव अ लॉयल टीम, दे नो कि वो अपने किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। शौकत पराचा साहब, वी नो कि पीटीआई यही कर रही है कि पीटीआई को किसी के साथ मिलकर एक तो हुकूमत इस तौर से नहीं बनानी, मतलब बिलखुसूस हम नून लीग की बात कर लें या पीपी की बात कर लेते हैं। और फिर गौहर साहब ने जो क्लियरली कह भी दिया, उन्होंने बोला कि जी हम तो पब्लिक पॉलिटिक्स करते हैं, हम तो पावर पॉलिटिक्स करते नहीं, तो हम कैसे मान लें कि जी जिनको हम इल्ज़ाम देते आए हैं हम उनके साथ मिल जाएं, या जिनको हम करप्ट कहते आए हैं हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बना लें। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन डेड हो जाता है कि आया उनको हुकूमत देनी चाहिए थी बिकॉज दे है उनके पास पावर ज़्यादा थी, अगर कंसिडर किया जाए कि उनके इंडिपेंडेंस से जीता है, तो ये बात डेड हो जाती है। मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। दूसरा, क्या पीटीआई के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो इसको पहले कंसिडर कर लेते कि वो नून के साथ बैठना चाहते हैं या पीपी के साथ? देखिए, गिला करना है तो पहली बात ये है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो हमें सीधी बात करनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद
जो बना है वो वाली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, क्योंकि कल के बाद या परसों के बाद जब ये नोटिफिकेशन होंगे और पार्टी पोजीशन आएगी तो उसमें आयरॉनिकली पीटीआई नहीं लिखा होगा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं अब पेपर्स की बात कर रहा हूँ, मैं ये बाहर वाली बात नहीं कर रहा कि जब नेशनल असेंबली का रिकॉर्ड मुरतब होगा और पार्टी पोजीशन आएगी इन पेपर्स ऑफिशियली, तो उस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा होगा। बिल्कुल सही। उसमें कोई पीटीआई कोई चीज नहीं होगी, इस नाम की कोई जमात नहीं होगी। नंबर 2, अब जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जो ऑप्शन थे उसमें अगर मादी याद कराया जाए, आप दोनों जो न्यूज एंकर हैं, यू आर टू यंग, हम फिर 2002 की बात अगर करें तो जनरल मुशर्रफ का रेफरेंडम था, तो खान साहब बानी पीटीआई उस रेफरेंडम में कैंपेन कर रहे थे। फिर एक इनकी सीट थी, इन्होंने वो भी जमाली साहब मरूम को जो वजीर आजम बने थे दी थी। जी बिल्कुल। अब उस सारे प्रोसेस को ये जब हकीकी आज़ादी या हकीकी मार्च का नाम देते हैं तो उस सारे प्रोसेस को अब आकर नेगेट करते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपने एक वक्त में एक बात की तो आप उस पर कायम रहे, और यू टर्न को भी डिफेंड किया जाता रहे कि यू टर्न तो अच्छी पॉलिसी बनाना होता है। अगर एक वक्त में आप बिल्कुल, जिसी तरह अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कैंपेन की और अब सारी यू टर्न लेके वापस हुकूमत में आ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसको भी आप जो कहना चाहें कहें कि जिसने यू टर्न दिया या नहीं दिया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जिस बात पर डट गए, आज भी उन्होंने कहा कि दूसरों को अपना मौकफ तब्दील करना पड़ेगा। जो बिलावल भुट्टो जरदारी बात करते रहे उस पे डटे हुए हैं, वो तो छीन के ले गए। अगर इसको इस रंग से भी दे दिया जाए, वो छीन के ले गए, प्रेसिडेंसी ले गए, वो गवर्नरशिप ले गए, वो बलूचिस्तान की हुकूमत ले गए। जो दावे कर रहे थे कि हम तो शौकत साहब, आप समझते हैं कि ये उसूली सियासत है, यानी अपनी ही बातों से दावों से फिर जाना, यू टर्न ले लेना, ये कोई उसूली सियासत है और जमहूरियत को इससे फायदा हो रहा है पाकिस्तान की? पता नहीं आप असूली सियासत को क्या कहते हैं। जो सियासी चालें होती हैं वो इसी तरह ही होती हैं। आपके पास नंबर कम है या नंबर आपके कंपैटिबल हैं, तो आप उससे, जो सियासी जमात होती है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइज करना अपनी पॉपुलैरिटी को, और उस पॉपुलैरिटी को मैक्सिमाइज करके आपने पावर लेनी होती है। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम, पॉपुलैरिटी की अगर हम बात करें तो फिर जिस जमात की पॉपुलैरिटी है, इलेक्शन से पहले मुबैना तौर पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी सारी चीजें आ रही हैं, उन्हें जिस तरह डिसमेंटल किया गया, उनके इंतखाबी निशान से दूर किया गया, उनके लोगों को उठाया गया, जेलों में डाला गया, ये फेयर प्ले है डू यू थिंक? अगर मुल्क की आला अदालत कोई फैसला कर रही है तो या तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है, जाके अदालत पे चढ़ाई कर दें। जो सिंबल लिया गया वो कोई किसी मुखालिफ सियासी जमात ने नहीं लिया, वो मुल्क की आला अदालत की तरफ से लिया गया और उन कवानीन की खिलाफ वर्जी की तरफ से की बिना पर लिया गया। आप नहीं माने, आप जाके अदालत पे चढ़ाई कर दें। आप नहीं माने, आप जाके इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई कर दें। साहब, लेकिन सुने, ये मेरा फैसला या किसी सियासी जमात का फैसला नहीं, मुल्क की अदालतों का फैसला है। अगर आपने मुल्क में रहना है, मुल्क के कानून को फॉलो करना है, तो आपको अदालत का फैसला मानना होगा। नहीं मानना तो आप फिर 9 मई कर दें, जाकर आप फिर हर एक पे जाके हमले कर दें। वापस आते हैं शौकत पराजा साहब, मुझे लेट मी कंप्लीट। एक कमिश्नर की बात करके आप दोनों कह रहे हैं कि सरकारी अफसरान कन्फेशन कर रहे हैं। सुने, आप कह रहे हैं ना कि सरकारी अफसरान कन्फेशन कर रहे हैं। एक अफसर आपके लिए ईमानदार, काबिल एतबार है, बाकी सारे अफसरान जो कह रहे हैं कि हमने कंडक्ट किया इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन या बाकी जो लोग हैं, आप एक बंदे को इसलिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप शौकत साहब इल्जामात बहुत संगीन नौयत के हैं ना, उसे संगीन जो बाकियों को मैं झूठा करार दे दूं। एक कमिश्नर ने आगे बता दिया, एक कमिश्नर जो 10 दिन के बाद रिटायर होने वाला था,
वो उसने संगीन इल्जामात लगा दिए। बाकी जो कह रहे हैं कि हमने ठीक काम किया है, जो जहां शहजादा बिल्कुल इसे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। सुने मानसेरा का डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में मियां नवाज शरीफ हार गया। एबटाबाद डिवीजन है, उसके कमिश्नर की मौजूदगी में मियां नवाज शरीफ हार गया। तो वो क्या उनको मैं गलत कहूं कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को हारने दिया? वो गलत हो गए। हम गलत या सही तो नहीं कह सकते, हम तो बात ये कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। आप कह रहे हैं ना, अभी आप कह रहे थे प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। सरकारी अफसर नहीं, आप अभी कह रहे थे ना कि एक सरकारी अफसरान आकर आप बयानात दे रहे हैं। राजा साहब सवाल है ना, हम तो बहसे सहाफी सवाल कर सकते हैं कि एक सरकारी अफसर कमिश्नर का डिवीजन है जिसके मातहत तमाम अफसरान हैं, क्या उसकी तरफ से अगर कोई इल्जामात आ रहे हैं तो क्या इन्वेस्टिगेट नहीं होने चाहिए? हम तो सवाल उठा रहे हैं। एक आदमी गलत नहीं हो सकता जो 10 दिन के बाद रिटायर हो रहा है और 8 फरवरी को इलेक्शन था, उसने 20 फरवरी को आके ये इंकशाफ किया कि मैं तो ये कैसे पता चलेगा सही है गलत है? तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। तो तहकीकात शुरू हो चुकी है ना, वो इंक्वायरी शुरू हो चुकी है ना। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसको बैठ करके, वो ठीक कह रहे हैं, बाकी नहीं। यहाँ सर्टिफिकेट किसी ने नहीं दिया। राजा साहब उसके आप हमारे साथ मौजूद रहिए, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। तारिक साहब और सलीम शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन आप दोनों भी गुफ्तगू सुन रहे हैं। आप तारिक साहब इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो इल्जामात लगे हैं इंतखाबात के ऊपर, उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर, क्या उन्हें इन्वेस्टिगेट उस तरह से नहीं होना चाहिए? हम तो बहैसियत सहाफी सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, तस्वीर के तमाम रुख की जानिब हम देख सकते हैं और मुमकिन तौर पे जो चीजें हमारे सामने हैं हम उन पे बात कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैंने पहले भी किया कि जिस पर कोई इल्जाम लगता है उस इल्जाम को तहकीक करने का किसी भी मुल्क का एक लेजिटिमेट तरीका है। अब पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि इंतखाबात के बारे में अगर कोई इल्जाम लगेगा, अगर कोई उंगली उठेगी, उसका पहला फॉर्म जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये जो अफसर थे, कमिश्नर साहब थे, उन्होंने उस दिन अपने बयान में 3 बातें की। उन्होंने कहा इलेक्शन जो है फौज ने बिल्कुल ठीक कराया, हालांकि फौज का इलेक्शन के साथ उस दिन कोई ताल्लुक नहीं था, फौज सिर्फ सिक्योरिटी ड्यूटी कर रही थी। दूसरा उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इंतखाबात ठीक नहीं कराए। अब उसका पहला फॉर्म ये है कि उसकी तहकीकात के लिए एक 3 रुकनी बेंच बना हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिससे 3 सूबों से एक शख्स शामिल है। उसकी इंक्वायरी कल मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपको, मुझे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और खुद उस कमिश्नर को इतराज हुआ कि तहकीकात ठीक नहीं है, तो उसके पास राइट होगा कि जुडिशल कमिश्नर का मुतालबा करें, तो सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर दे या हाई कोर्ट से मुतालबा कर दे। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की हदूद के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान के आइन के अंदर बने हुए अदारों में से कोई तहकीक करेगा। अब जाहिर है तहकीकात के लिए कोई, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कराची का कोई अदारा, कोई लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी या कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तो तहकीकात नहीं करेगी, उसकी तहकीकात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। अगर उस पर मुझे और आपको एतराज होगा तो जाहिर है हम उस पर एतराज उठा सकते हैं, हम हाई कोर्ट में चले जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, हम कहेंगे इस पर एतराज नहीं है, लेकिन हमें तहकीकात के नताइज का इंतजार करना पड़ेगा, जिस तरह हमारे साथ और उसे रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। तारिक चौधरी साहब, द अल्टीमेट थिंग इज, जी हमारे पास टाइम एक्चुअली खत्म हो रहा है, वांट टू रैप इट अप। जी पूरा फिक्र मुकम्मल कर लूं। पाकिस्तान में 91,000 पोलिंग स्टेशन थे और 126 या 27 कार्बन पाकिस्तान में इजला है, और हर जिले का एक DRO है, हर जिले का एक RO है, हर जिले का एक ERO है। उन सब ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, उनमें से किसी ने नहीं कहा। तारिक चौधरी साहब, बहुत माजरत, आपका पॉइंट हमने ले लिया कि उनकी जानिब से जब कोई एतराज नहीं उठाया गया, तो एक शख्स ने अगर कोई ऐसा एतराज उठाया, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको ड्यू रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और अगर आपको एतराज है तो फिर आप उसे हायर फोरम के ऊपर चैलेंज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शौकत पराचा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और सलीम शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बात हो रही है पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाने जा रही है। 6 अदवार हुए, मुलाकातें हुई और आखिरकार ये फैसला किया गया। अहम आईनी ओहदों के ऊपर पीपल्स जो है अपनी शर्त बनवाने में कामयाब हो गई है, लेकिन कैबिनेट